स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी में। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम हरियाणा की फीस स्ट्रक्चर को समझाते हुए वीडियो लेके आएंगे, तो आज हम उसी वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। और इस वीडियो में हम एंड में ये भी बताएंगे कि हरियाणा का इस साल फाइनल कट ऑफ कितना रहा। तो हम ज़्यादा समय आपका नहीं खराब करेंगे, मैं आपको बस ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका हरियाणा फीस स्ट्रक्चर के हर इफ एंड बट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी अभी देनी है, बॉन्ड क्या है, लोन क्या है, कैसे बैंक से आपको लेना पड़ेगा, कैसी नौकरी आपको चाहिए 5 साल के बाद ताकि सरकार आपका लोन पे करे। तो मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगा। बस आप ये वीडियो देख लीजिए, आपका फ़ीस स्ट्रक्चर का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और मैं अपने भी व्यूज़ दूँगा कि हरियाणा सरकार ने ये क्यों किया और क्या ये ज़रूरी था? क्या इसका मतलब बनता है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप सभी को तो ये पता ही होगा कि 21 नवंबर को रिज़ल्ट आ गया है। आप सभी को पता चल गया होगा कि आपको कौन-कौन से कॉलेज मिले हैं। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड का था हमारा एक्सपेक्टेड वैसा ही हुआ है। राउंड 2 में कट ऑफ गिरेगा क्योंकि बच्चों को राउंड 1 में इतना क्लियर नहीं था फीस स्ट्रक्चर का। जब सब कुछ पता चलेगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली गिर जाएगा। तो अभी टेंशन मत लीजिए, अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है तो चांसेस हैं कॉलेज मिलने के, इतना टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि इस बार कितना कट ऑफ रहा है और लगभग हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 2 के कट ऑफ में। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन या ये रिजल्ट देखने हैं तो आप इस साइट पे जा सकते हैं। हमारी टीम ये साइट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देगी। तो चलिए आप शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो हरियाणा का फीस स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। तो जो बेसिक फी है मैं आपको बताऊंगा, प्लीज वीडियो को छोड़ना मत, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जिंदगी के 4 मिनट दे दो, कोई बात नहीं है। एक अच्छी चीज आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी और आप समझ जाओगे कि फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्यों ये स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन के आगे बढ़ेगा। अभी अगर मैं आपको फी पूछूं कि सर फीस कितनी है हरियाणा की, तो फीस तो लगभग 3,71,280 है बच्चों। फर्स्ट ईयर की 80,000, सेकंड ईयर की 88,000, थर्ड ईयर की 96,000 और फोर्थ ईयर की 1,06,480। ये तो हर बच्चे को पे करनी ही है, मतलब इसमें कोई दो मत राय नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर लो आप, कोई भी प्लान लो, कोई भी चॉइस लो, ये फीस आपको तो पे करनी ही है और ये नॉर्मल फीस है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब आती है बात कि सर फिर हुआ क्या? तो बॉन्ड टेंटेटिव अमाउंट करके एक चीज आपको पे करनी है, मतलब आपको एक बॉन्ड क्रिएट करना है और वो बॉन्ड होगा 36,28,720 रुपए का। मतलब फर्स्ट ईयर में 9,20,000, सेकंड ईयर में 9,12,000, थर्ड ईयर में 9,03,200 और फोर्थ ईयर में 8,93,520। ये फीस स्ट्रक्चर बच्चों के साथ मजाक है, उनकी फ्यूचर के साथ मजाक है, उनकी फ्यूचर के साथ खेला गया है। और इस मोमेंट पे मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी के किताब में एक कोट है, उसको मैं स्टेट करना चाहूंगा कि द इग्नाइटेड माइंड ऑफ यूथ इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑन अर्थ, अबव द अर्थ एंड अंडर द अर्थ। मतलब यूथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यूथ एक सिविलाइजेशन की बिल्डिंग ब्रिक्स होती है। आप कभी भी अपने घर की ईंटों को कमजोर नहीं करते। अगर आप अपने घर की ईंटों को कमजोर करो, अगर आप अपने घर की बिल्डिंग ब्रिक्स को कमजोर करोगे तो वो बिल्डिंग ढह जाती है। आपको ये समझना होगा, हरियाणा सरकार को भी ये समझना होगा कि यूथ के साथ खेलना गलत है, यूथ के फ्यूचर के साथ खेलना गलत है। इस तरह का फीस स्ट्रक्चर बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कुछ और स्ट्रक्चर्स थे जिसे अपनाया जा सकता था अगर आपको फीस ही बढ़ानी थी, अगर आपको डॉक्टर्स ही चाहिए थे अपने स्टेट में। तो चलिए इन चीज़ों पे बात, चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 36,28,720 जो अमाउंट है ये आपको कैसे पे करना है। क्योंकि 3,71,280 तो वो सब बच्चों को देना ही देना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें चॉइसेस हैं, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या चॉइसेस हैं। तो चॉइसेस बच्चों दो हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। सबसे पहले ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी तो सिंपल है कि कैंडिडेट अपना सारा अमाउंट नॉर्मल पे करते जाए, मतलब 10-10 लाख रुपए साल के, मतलब 80,000, 9,20,000, 10 लाख फर्स्ट ईयर, 10 लाख सेकंड ईयर, 10 लाख थर्ड ईयर, 10 लाख फोर्थ ईयर अपनी फीस पे कर दे। लगभग 40 लाख के लगभग, जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लगभग की फीस है, बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। एक नॉर्मल मिडिल क्लास या अबव मिडिल क्लास पीपल के लिए भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है ये पे करना। तो ऑप्शन बी तो सिंपल है, आप फीस पे करो और मस्त पढ़ो। ऑप्शन फिर आता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चों। ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए बेसिकली आपको ये कहता है कि जो अमाउंट है ये 36,28,000 के लगभग, ये आपका लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लोन क्या है? तो ये लोन हरियाणा सरकार ही आपको देगी, एक उनके रिप्रेजेंटेटिव बैंक के थ्रू, और उसमें इंटरेस्ट भी होगा और इसका जो टेन्योर होगा वो 7 साल होगा। मतलब 36,28,000 और उसके साथ उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको 7 साल में पे करना होगा, एमबीबीएस खत्म होने के बाद। समझ गए? एमबीबीएस खत्म होने के बाद आपको 36,28,000 और उस पर से इंटरेस्ट 7 साल के टेन्योर पीरियड में खत्म करना होगा, ये आपको पे करना है। अब आती है बात कि यहाँ पर भी हरियाणा सरकार ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं कि या तो ये आप खुद पे कर लीजिए या तो वो हरियाणा सरकार पे कर दे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला ऑप्शन कि हरियाणा सरकार पे कर दे का क्या मतलब है। हरियाणा सरकार पे कर देने का मतलब ये है बच्चों कि अगर बच्चों आपको हरियाणा सरकार के अंदर किसी भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में
नौकरी मिल जाती है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपकी यूपीएससी क्लियर हो जाती है, नहीं। हेल्थ इंस्टीट्यूशन ये मेंशन किया गया है कि अगर आपको पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में नौकरी मिल जाती है तो हरियाणा सरकार आपका ये लोन अमाउंट पे करेगी। समझ रहे हो? तो हरियाणा सरकार आपका लोन अमाउंट पे करेगी। मतलब अगर आपको ये 36 लाख रुपए नहीं देने हैं तो आपको 7 साल बाइंड होना पड़ेगा हरियाणा सरकार के लिए काम करना। वो कहते हैं ना हमारी भाषा में कि खूंटे से बांध देना, तो ये कुछ वही हिसाब किताब है बच्चों, कि आपको खूंटे से बांध दिया जाएगा 7 साल के लिए। मतलब आपकी हायर एजुकेशन भी रुक जाएगी, आपको काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिसेज में 7 साल के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके पास इतनी वैकेंसीज भी नहीं है जितने अंडर ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं एमबीबीएस से। मतलब ये श्योरिटी भी आपको नहीं दे रहे हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। मतलब इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में ही मेंशन कर दिया है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर किसी बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, तो मतलब ये श्योरिटी भी नहीं है। मतलब ये कहाँ का हिसाब किताब है? या बात यही है कि या तो 7 साल नौकरी करो या 36 लाख रुपए पे कर दो और उस पर से इंटरेस्ट। खूंटे से बांध करके यूथ को काम करवाने का क्या मतलब है? कैसे काम करेगा इंसान अगर आप उस पर प्रेशर बना के रखोगे कि 7 साल करो नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। अब आपको मैं, चलिए जो भी है, मैं इसमें आप क्या ही बात बोल सकता हूँ। अब तो इनने फीस स्ट्रक्चर कर दी है और आप कोई भी प्रोटेस्ट कर लीजिए, बच्चे कोर्ट में भी गए, बट मुझे ज़्यादा फायदे नहीं दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट झुकेगी, क्योंकि उनके अपने वैलिड पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल श्योर हैं इस सिस्टम को लेके। वो सोचते हैं कि ये सही है, ये प्रॉस्परस है, तो अब क्या किया जा सकता है। हाँ, मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर समझा देना चाहता हूँ कि अगर आप 7 साल सर्व नहीं करना चाहते या फिर आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है, तो आपका क्या होगा? तो 36 लाख रुपए और उस पर से इंटरेस्ट आपको 7 साल के अंदर पे करने पड़ेंगे बच्चों। जस्ट लाइक अ नॉर्मल बैंक से आप जब लोन लेते हैं तो काइंड ऑफ ये आपका एक एजुकेशन लोन हो जाएगा 36 लाख रुपए का, और उस पर से जो भी इंटरेस्ट होता है, इनका परसेंटेज जितना भी बैठेगा 7-8%, आई डोंट नो, उसका कोई मेंशन नहीं किया हुआ, बट इतना तो होता ही है। तो मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूँ 10% तक, तो 36 लाख पे तो 10% के ऊपर, तो 7 साल के टेन्योर में आपको वो लोन पे करना पड़ेगा एक नॉर्मल एजुकेशन लोन की तरह। हाँ, लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो आपको 7 साल अगर आप सर्व करते हो तो वो लोन अमाउंट जो है आपका 36 लाख, ये सरकार पे कर देगी। अगर आप बीच में छोड़ देते हो, लेट्स टेक एग्जांपल कि आपने 3 साल बाद नौकरी छोड़ दी, तो अगले 4 साल का जो लोन अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी है कि आप अभी ऑप्शन बी एक्सरसाइज कर सकते हो, बाद में ऑप्शन ए एक्सरसाइज कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन दिया गया है, तो उसकी टेंशन नहीं है। बट ये सिस्टम ही बिल्कुल अनवांटेड सिस्टम है, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिकली हरियाणा सरकार ने साफ-साफ मेंशन कर दिया है कि अगर जो बच्चा है वो ज्वाइन नहीं करता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि उसको वो फीस पे करना है। तो आपको मैंने पूरा सिस्टम समझा दिया, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि टोटल फीस 40 लाख है बच्चों, जिसमें से 3,71,000 सबको देने हैं। ऑप्शन बी ये है कि आप सारा अमाउंट एक बार में पे कर दो, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह 10-10 लाख रुपए पे कर दो, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। एक अबव मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग तो सोच भी नहीं सकते। मतलब ये क्लास में क्या मैं डिवाइड करूँ, कोई भी इंसान 40 लाख रुपए खर्च करने का सोच नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है, लोन तो लेना ही पड़ते हैं। उसके बाद ऑप्शन ए में 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको। एक ऑप्शन है कि आप अभी 3,71,000 दे दो और बाद में इसे 7 ईयर के टेन्योर में लोन की तरह पे कर दीजिए। या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आप 7 साल ऑफिस में काम कर लीजिए, सरकारी ऑफिस में, जहाँ पर आपको श्योरिटी भी नहीं है जॉब की कि आपको वो जॉब मिलेगा ही कि नहीं मिलेगा, और हरियाणा सरकार भी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेती है। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ कि आपको 36 लाख रुपए अगर नहीं पे करने हैं, तो सिंपल है, आपको 7 साल अपने एमबीबीएस के बाद अपने फ्यूचर को हरियाणा सरकार को देना पड़ेगा। फिर आपको अपने हायर एजुकेशन के बारे में भूलना पड़ेगा। 7 साल के लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने पड़ेंगे, जहाँ मैं आपको ये नोटिफाइड कर दूँ कि पैसे ज़्यादा नहीं है, पेमेंट ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूँ कि जो लोन रीपेमेंट होगी जो सरकार करेगी, वो आपके पेमेंट के ऊपर होगी। मतलब आपको नॉर्मल पेमेंट मिलेगा, लोन भी सरकार पे करेगा। मतलब आपको नॉर्मल पेमेंट मिलेगा और लोन भी सरकार पे करेगा, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। चलिए, अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैंने सब कुछ समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ और चाहते हैं हरियाणा के बारे में हम कोई और वीडियो बनाएँ, तो भी आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। बाकी हम देख लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस लगभग कितनी है हरियाणा में। तो 10 लाख रुपए जितनी सरकारी की होती ही प्राइवेट की फीस है, लेकिन एनुअल इंक्रीमेंट है 5% का, तो याद रखिएगा, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इसके अंदर। बाकी कॉलेज की सिक्योरिटी रिफंड मनी होगी 2 लाख के लगभग की। यूनिवर्सिटी चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है। ट्यूशन फीस जो एनआरआई के लिए है वो है $1,10,000। लाइब्रेरी फीस 3,000, स्पोर्ट्स मेडिकल चार्ज 2,000, और हॉस्टल फीस है लगभग, और हॉस्टल फीस आपकी बेसिकली 75,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या तो कम होगी या तो 75,000 होगी। ये एक बॉन्ड रखा हुआ है 75,000 का। मतलब क्या मजाक है, आप गवर्नमेंट में 10 लाख दे रहे हो, प्राइवेट में आप मेस में 75,000 का बॉन्ड लगा रहे हो। यही सब सिस्टम है, समझ में नहीं आती। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या फाइनल कट ऑफ रहा है फर्स्ट राउंड का हरियाणा में।
क्या मिनिमम मार्क्स लाने पड़े हैं बच्चों को एक सीट के लिए हरियाणा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। तो मैं अगर अनरिजर्व की बात करूं तो 616 नंबर, एससी डिप्राइव्ड की बात करें तो 408 नंबर, शेड्यूल कास्ट के बच्चों का कट ऑफ रहा है 540, बैकवर्ड क्लास ए के बच्चों का कट ऑफ रहा है 578, बैकवर्ड क्लास बी के बच्चों का कट ऑफ रहा है 602 नंबर, और ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ रहा है लगभग 611 नंबर। मैं थोड़ा सा हमारा भी कंपैरिजन कर देता हूँ कि हमने कितना बताया था पिछले बार। हमने बोला था अनरिजर्व में 611, 616 है। हमने बताया था बैकवर्ड क्लास ए में 568, लगभग 578 है, सेकंड राउंड में 568 हो ही जाएगा। बैकवर्ड क्लास बी में हमने बोला था 597, 602 रहा। ईडब्ल्यूएस हमने 605 बोला था, 611 रहा। देखा आपने, हमारा कट ऑफ काफ़ी एग्जैक्ट रहा, 5-6 मार्क्स का वेरिएशन आया, वो भी सेकंड राउंड में कवर अप हो ही जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग क्या इफेक्ट पड़ेगा इस फीस स्ट्रक्चर का। तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों के 600 के ऊपर आए हैं वो तो अपने आप को सेफ मान ही लें। मैं मानता हूँ कि 590 से 595 वाले बच्चे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उन्हें भी सीटें मिल सकती हैं सेकेंड राउंड मॉप अप तक। एससी डिप्राइव्ड में कट ऑफ और घट सकता है, मतलब 370 तक भी कट ऑफ आ सकता है। मैं आपको ये कहूँ 370 से 390 वाले बच्चे भी आसपास रहे, 390 और अगर 395 से जिसके भी ज़्यादा है उनके पूरे चांसेस हैं सेकंड राउंड और मॉप अप में एडमिशन के। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का इस बार कट ऑफ काफ़ी बढ़ा है, मतलब पिछले साल तो काफ़ी कम था, 500 के नीचे था, इस बार 540 के ऊपर चला गया, और इसीलिए हमारा भी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट में गलत हुआ। तो शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूँ तो 520 से 515 के ऊपर आप रखिएगा, जितना इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। बैकवर्ड क्लास ए में जिन भी बच्चों के 565 के ऊपर आ रहे हैं मैं उनको कहूँगा कि वो काउंसलिंग करते रहें। बैकवर्ड क्लास बी में 590 प्लस वाले हर बच्चे को काउंसलिंग करती रहनी चाहिए, उन्हें कॉलेज मिलने की पूरी चांसेस हैं। 585 वालों को भी चांसेस है कि उन्हें भी कॉलेज मिल सकता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मैं वही कहूँगा कि 590 के अगर ऊपर आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग मत छोड़िएगा, आपके पास चांसेस हैं, आपका एडमिशन हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। चूँकि इस बार फीस स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर भी समझा दिया है, तो यही रहेगा। लगभग 590 के ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर मान सकते हो, आप काउंसलिंग में लगे रहो, हो सकता है आपको एंड राउंड तक सीट ज़रूर मिल जाए। बाकी आपने देखा हमने कितनी मेहनत की है, हमने कितने सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की कि फीस स्ट्रक्चर कितना है, कट ऑफ कितना है, तो इसके लिए एक लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट दिखाइए, हम बच्चों की काफ़ी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे हम इसके बाद हम बीए, एमएस, बीएससी हर कॉलेज के डिस्क्रिप्शन पे लाने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया के हर कॉलेज को कवर कर दें, हम बच्चे के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पुट आउट कर सकते हैं कर दें। तो एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप, और नोटिफिकेशन बेल भी बजा लीजिए ताकि आपको अगर हमारा कोई वीडियो आपके हेल्पफुल रहे तो आपको पता चल सके नोटिफिकेशन के थ्रू। बाकी अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।